Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last class, we have completed the 14 principles of management that were given by Henry Fayol. And in this class, we will be starting the scientific principles of management. इस क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे? Scientific principles of management. Students, these scientific principles of management, they are given by F.W. Taylor. ये किन्होंने दिया है? F.W. Taylor ने. Students, F.W. Taylor has given scientific principles and he has also given scientific techniques also. Principles के साथ साथ उन्होंने scientific techniques भी दी हैं. Now, before understanding the scientific principles, इन्हें जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि F.W. टेलर थे कौन. F.W. टेलर, he was born in US में born हुए in 1856. He was a mechanical engineer and he has joined a steel company. Steel company join करी. There in that steel company, he used to keep a close watch. मतलब वो ऑब्जर्व करते थे क्लोजली वर्कर्स को, फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो फैक्ट्री लेवल पे पूरा काम देखते थे, ऑब्जर्व करते थे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट ही हैज मेड देयर, जो भी वहां उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी, उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप किए एंड वेरियस साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप करी. तो वहां जो उन्होंने सीखा, उन्हीं के बेसिस पे टेक्निक्स डेवलप करी एंड प्रिंसिपल्स डेवलप करे. कौन से? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स. एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. Students, if you remember, I had told you that Henry Fayol was father of administrative management, but F.W. Taylor is the father of scientific management. The first principle is science not rule of thumb. Science not rule of thumb. Now, this principle says that the manager should not use his discretion to take decisions in the organization, to perform any work in the organization. But the manager should always find out the best method of doing the work, and that best method should become the standard method. I'll tell you in simpler words. टेलर का ये मानना था कि मैनेजर को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही सारे काम नहीं करने चाहिए. कि आज मैनेजर का मन किया तो उन्होंने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करा लिया, मतलब मशीनरी की मदद से प्रोडक्शन करा लिया. आज मैनेजर का मन किया, उन्होंने बोला कि नहीं, आज तो लेबर ही वो यूनिट्स बना देगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करा दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. सिर्फ मैनेजर की मर्जी के अकॉर्डिंग कोई काम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए. होना कैसे चाहिए? जो भी काम कराना है उसका सबसे पहले बेस्ट मेथड ढूंढना चाहिए. एंड जब भी वो काम करना है, हमेशा वही मेथड ही यूज करना चाहिए. दैट मीन्स वो मेथड हमें क्या बना लेना चाहिए? स्टैंडर्ड मेथड बना लेना चाहिए. स्टैंडर्ड मेथड मतलब कि हम जब भी वो काम करेंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? वही मेथड, वही बेस्ट मेथड ही यूज करेंगे. अगर एक यूनिट को बनाने में 7 मिनट्स लगते हैं, तो हमेशा जब भी वो यूनिट बनेगा तो कितने मिनट्स में बनेगा? 7 मिनट्स में ही बनेगा. ऐसा नहीं कि आज तो वो 10 मिनट में बन गया और अगले दिन वो 4 मिनट में ही बन गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. जितने मिनट में वो बनना चाहिए, उतने ही मिनट में वो यूनिट बनना चाहिए.
right? So students, I repeat here, science not rule of thumb says that, क्या बोलता है कि मैनेजर को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सारे काम नहीं कराने हैं। मैनेजर को क्या करना है, सबसे पहले काम कराने का एक बेस्ट मेथड ढूंढना है, और हमेशा जब भी वो काम होगा तो कौन सा मेथड यूज करना है, वही बेस्ट मेथड यूज करना है। सो दिस इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। Harmony not discord says that the workers and the management, they should work as a team. एक साथ मिल के काम करना चाहिए। There should be a mutual understanding. दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, mutual understanding होनी चाहिए, and एक unite होके काम करना चाहिए। They should help each other in achieving the organizational goal. So harmony not discord क्या बोलता है कि they should work as a team. There is another very important point. The another important point is mental revolution. Mental revolution लाने की जरूरत है। Now what is mental revolution? Student, these two words, they are very important here. Mental revolution means bringing a change in the attitude. अपने एटीट्यूड में चेंज लाना, वर्कर्स को मैनेजमेंट के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए, एंड मैनेजमेंट को भी वर्कर्स के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। दोनों को अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए एक दूसरे की तरफ। द वर्कर्स शुड ब्रिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट शुड ऑल्सो have a positive attitude towards workers. I'll give you an example. आपने बहुत बार सुना भी होगा कि वर्कर्स को जनरली मैनेजमेंट से शिकायत होती है, और मैनेजमेंट को भी वर्कर्स से शिकायत होती है। अब क्या शिकायत होती है, वर्कर्स को क्या लगता है कि हमसे कितना काम कराते हैं, हमें बैठने भी नहीं देते हैं, हमें उतना पेमेंट नहीं करते हैं। उन्हें ये शिकायत होती है, हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है। और मैनेजमेंट को क्या शिकायत होती है, मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर्स इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, वो हमारा गोल अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो ये राइवलरी होती है, राइट। देयरफॉर दिस प्रिंसिपल सेज दैट हमें मेंटल रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब चेंज इन एटीट्यूड। देयर शुड बी अ पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कैसा हो जाना चाहिए, पॉजिटिव। वर्कर्स का मैनेजमेंट की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एंड मैनेजमेंट का वर्कर्स की तरफ भी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सो दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। सो हियर वी हैव लर्न्ड अबाउट 2 points, 2 very main important points. That first is the workers and the management, they should work as a team. साथ में मिल के काम करना है। एंड सेकेंड पॉइंट इज वी नीड टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन द एटीट्यूड। एक एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंज लाना है, वर्कर्स को मैनेजमेंट की तरफ एंड मैनेजमेंट को वर्कर्स की तरफ, एंड दैट इज नोन एज मेंटल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। Cooperation, not individualism. This principle is actually the extension of the principle which we have done previously. इससे जो पहले हमने प्रिंसिपल किया है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसी का ये एक्सटेंशन पार्ट है। एक्सटेंशन पार्ट मतलब ये उसी का आगे का पार्ट है। Cooperation, not individualism. Now this principle, it has 2 main points. First is that the management should take suggestion from the employees or workers. Whenever the management makes any rules, regulations, plans, policies, तब उन्हें क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज से, वर्कर्स से सजेशंस लेके ही, डिस्कस करके ही नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए। The reason is that if the management will take suggestion from the workers and the employees before making the rules and regulations, it will be
easier for the employees or the workers to happily accept those rules and regulations. But if management would just impose those rules and regulations on workers or employees, it will be difficult for them to accept those new rules and regulations. अगर मैनेजमेंट कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए, वर्कर्स से बात करके, उनसे डिस्कस करके, उनकी सजेशन लेके बनाता है, तो क्या होता है, वर्कर्स आसानी से उसे फॉलो कर पाता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपने सजेशंस दिए हैं, डिस्कस करके नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं. सो वो क्या करेंगे, वो उसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेंगे. इट वुड बी इजियर फॉर देम टू फॉलो इट. बट अगर उन पे थोप दोगे, उन पे इम्पोज कर दोगे, इम्पोज करना मतलब उन पे थोप देना, तो क्या होगा, they will not happily accept it. Therefore, the first point says that we should always take suggestion from the workers or the employees. Now here, the second point is that the management should work side by side with workers. मैनेजमेंट को हमेशा क्या करना चाहिए, वर्कर्स के साइड बाय साइड काम करते रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ने वर्कर को बता दिया देखो तुम्हें बस ये काम करना है एंड मैनेजमेंट तो आराम से बैठा है. नहीं, मैनेजमेंट को भी वर्कर्स के साथ साइड बाय साइड काम करते रहना चाहिए. उन्हें सुपरवाइज करना चाहिए, उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करना चाहिए, जिससे काम सही हो एंड गोल इज अचीव्ड. So management should always work side by side with the workers and help in achievement of organizational goal. So we have learned about 2 points here. In cooperation, not individualism, we have learned about 2 points. The first is the management should take suggestion from the employees, and the second one is that the management should not just sit idly कि काम दे दिया and बस बैठे हुए. No, they should always work side by side with the workers and help in achievement of organizational goal. Our next principle is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. Now, what do you mean by this line? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस लाइन का क्या मतलब है, and then we'll understand the meaning of this principle. तो इस लाइन का क्या मतलब है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का डेवलपमेंट, जिससे क्या हो, वो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के साथ काम करे, एकदम अच्छे से 100% दे के काम करे, एफिशिएंटली काम करे, एंड उससे क्या हो, ग्रोथ हो. किसकी ग्रोथ हो, ऑर्गेनाइजेशन की एज वेल एज वर्कर की. प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग क्या होता है, ग्रोथ. Right. Now this principle says that actually this principle has 3 main points in it. It focuses on 3 main points. The first point is scientific selection. Now this point says that whenever we appoint any worker, we should scientifically select them. Scientifically select them means we should use proper method of selection. हमें प्रॉपर मेथड यूज करना चाहिए सिलेक्शन का. इंटरव्यू करना चाहिए, अगर रिटन टेस्ट रिक्वायर्ड है तो रिटन टेस्ट कंडक्ट कराना चाहिए, अगर वर्कर का डेमो लेना जरूरी है मशीनरी पे, इक्विपमेंट्स पे, तो डेमो भी लेना चाहिए. उससे क्या होगा, एक क्वालिफाइड, एक बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट होगा. आपकी कंपनी में एक बेस्ट एम्प्लॉय आएगा, बेस्ट वर्कर आएगा. आफ्टर सिलेक्शन, after scientific selection, we need to place the right person at the right job. जो वर्कर जिस काम के लिए सूटेबल है, हमें वही काम उस वर्कर को देना चाहिए. Why? Because if you give something else to that worker to do it, उसे काम करना वो आता ही नहीं है, आप उसको वही काम दे दोगे. So do you think he'll be able to do that work that efficiently and effectively? उसको तो वो काम आता ही नहीं है, he's not good at it. तो करना क्या है, we have to place the right person at the right job, and after that we need to give them training. Time to time training देते रहना चाहिए, because this updates the knowledge and skill of the worker.
उसकी नॉलेज बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, एंड he will get to know how the work has to be done, क्योंकि ट्रेनिंग मिल जाएगी तो उसे पता होगा कि काम करना कैसे है. His knowledge and skills will be updated, right? And उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा कि वर्कर्स का डेवलपमेंट होगा. They will work more efficiently, बहुत अच्छे से काम करेंगे, and this will lead to their own growth, उनका खुद का ग्रोथ होगा, as well as the growth of the organization. Right, students? So we'll just revise it once again. This principle says that we should scientifically select the workers. हमें सोच समझ के, साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करके, साइंटिफिक मेथड्स यूज करके हमें सिलेक्शन करना चाहिए. प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहिए, उनका काम भी देखना चाहिए कि वो करते कैसे, और फिर उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए. सिलेक्शन के बाद उन्हें सही काम देना चाहिए, राइट पर्सन एट द राइट जॉब, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू ट्रेन देम अगेन एंड अगेन. उनकी ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए, जिससे क्या होगा, उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी और स्किल्स भी बढ़ेगी. सो स्टूडेंट्स, we have completed the 4 scientific principles of management, and I hope you must have understood it. In our next class, we'll be starting the techniques of management. If you have any problem, you can message us. Thank you.